हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए, और मैं कह सकता हूं इन एवरी एग्जाम हमें एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इस चैप्टर से 6 to 8 मार्क्स का। आइए शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आइए, सबसे पहला पॉइंट आता है सर, वर्किंग कैपिटल हम किसे कहते हैं और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। हम सब जानते हैं, हम ये कहते हैं सर, वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल का वो पार्ट जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। आई रिपीट, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल का वो पार्ट जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और इसीलिए हम उसे ऑपरेशनल कैपिटल भी कहते हैं या ऑपरेटिंग कैपिटल। क्लियर है? चलिए, तो आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे पहला पॉइंट। ठीक है जी, लिखिए प्लीज। वर्किंग कैपिटल is defined as the excess of current assets over current liabilities and provisions। ठीक है जी, तो हमने कहा सर वर्किंग कैपिटल इज डिफाइन एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। क्लियर है? तो आसान शब्दों में वर्किंग कैपिटल मींस डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अगर आप करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो हम उसे वर्किंग कैपिटल के नाम से पुकारते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कैपिटल। ठीक है गाइस, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कैपिटल। जैसे मैंने बोला, कैपिटल का वो पार्ट जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, हम उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर? इसीलिए हम इसे ऑपरेटिंग कैपिटल के नाम से भी पुकारते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि सर वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ओके। ठीक है भाई, तो सर व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? एज यू कैन सी, द वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। आसान शब्दों में, अगर हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दे, जो डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बोलो जी, बात क्लियर है? और जैसे हमने बोला, इस वर्किंग कैपिटल को हम ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो और आसान शब्दों में ऐसे भी कहा जाता है कि वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन। क्लियर है? यानी वर्किंग कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट है जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। चलिए, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे भाई। अ पॉजिटिव working capital means that the company is able to pay off its short-term liabilities। full stop।
A positive working capital means that the company is able to pay off its short term liabilities. Guys, जब हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है या तो वो पॉजिटिव आएगा या फिर वो नेगेटिव आएगा. अगर हमारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को इजीली पे कर सकते हैं. हमारे पास इतना कैश, इतनी लिक्विडिटी है कि हम इजीली अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं. क्लियर है? इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, अ नेगेटिव working capital means that the company is currently not able to meet its short term liabilities. Right? क्या लिखा हमने गाइस? A negative working capital means that the company is currently not able to meet its short term liabilities. क्लियर है गाइस? यानी अगर हमारा वर्किंग कैपिटल निगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने में असमर्थ है. क्लियर है? तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बताया. क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. तो अभी तक गाइज आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है. आसान शब्दों में वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज. तो अगर मैं फॉर्मूले के रूप में बोलूं तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. क्लियर है? अगर हम अपनी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें सो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. क्लियर है? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि हम अपनी लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म इजीली पे कर सकते हैं. नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी करंटली अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने में असमर्थ है. बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. देखिए पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, हमने लिखा फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू working capital can be defined as, यानी वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल दो तरह के होते हैं. गाइस प्लीज फोकस. पहला जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. हाँ जी, क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ठीक है? तो लिखेंगे इट रेफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स. ठीक है गाइस? तो वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है. पहला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जिसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स. यानी अगर एक फर्म की जितनी भी करंट एसेट्स है उन सबको जोड़ दे, फर्म के पास जितनी भी करंट एसेट्स है उन सबको जोड़ दे तो जो टोटल आएगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. बोलो जी, बात क्लियर है? सेकंड, नेट वर्किंग कैपिटल. तो आप लिखेंगे इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन current assets
एंड करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी, तो नेट वर्किंग कैपिटल इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है गाइस, तो वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल दो गए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि जितनी भी फर्म की करंट एसेट है सबको जोड़ दीजिए। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि आप फर्म की करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए। बोलो जी, बात क्लियर है? तो व्हाट इज लेफ्ट इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी, क्लियर है कि अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें, द रिजल्टेंट फिगर इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो अभी हमने वर्किंग कैपिटल का मतलब सीखा, फिर हमने सीखा सर वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, चलिए यहां तक नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? ओके, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। ठीक है जी, फ्रॉम द point of view of time, comma, working capital can be divided into number 1 permanent working capital, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हमने लिखा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर 1 परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर लिखेंगे आप इट इज द minimum level of investment. It is the minimum level of investment in the current assets that is carried. It is the minimum level of investment in the current asset that is carried by the business at all times, that is carried by the business at all times. ठीक है जी, ध्यान से सुनिए भाई। तो टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल दो होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। तो हमने पहला बोला परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट दैट इज कैरिड बाय द बिजनेस एट ऑल टाइम। क्या मतलब है? यानी परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल होता है, वो करंट एसेट्स होती हैं जो बिजनेस हमेशा अपने पास रखता है थ्रू आउट द ईयर। बोलो जी, बात क्लियर है? ऐसे को हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी गारमेंट्स कंपनी की बात करूं, क्लियर है, मान लो हम बात करते हैं लुई फिलिप्स की बात करते हैं, बोलो जी, बात क्लियर है? तो या फिर हम बात करते हैं वैन ह्यूसेन की, तो दीज आर द ब्रांड्स। ठीक है जी, अगर आप इनमें कभी भी जाओ, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी जाओ, तो आपको शर्ट एंड ट्राउजर्स यानी शर्ट और पैंट हमेशा मिलेगा, चाहे गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये उनका कौन सा वर्किंग कैपिटल कहलाता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। बोलो जी, बात क्लियर? तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है, वो करंट एसेट्स है जो बिजनेस हमेशा अपने पास रखता है। बोलो जी, बात क्लियर है? हमेशा, उसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल।
आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसी में दूसरा आता है गाइस, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। लिखेंगे इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ working capital which is required by a business over and above परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है गाइस, हमने क्या लिखा देखिए, हमने लिखा इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस ओवर एंड अबाउ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, तो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को हम सीजनल वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल है जो हमें परमानेंट के अलावा चाहिए। क्या मतलब निकला गाइस, जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी भी शर्ट्स और ट्राउजर यानी जेंट्स गारमेंट्स कंपनी के पास जाओगे तो उनके आउटलेट पर आपको शर्ट्स एंड ट्राउजर हमेशा मिलेगा, क्लियर, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। सर व्हाट अबाउट स्वेटर्स, पुल ओवर, जैकेट्स, कोट्स, ये सब कब आएंगे? ये आते हैं विंटर में। बोलो जी बात क्लियर। तो क्या जब वो विंटर में आते हैं तो क्या वो शर्ट और ट्राउजर बंद कर देते? नहीं सर, वो तो परमानेंट रहता है। उसके अलावा सर्दियों में, क्लियर है, आपको ये सारी जैकेट, स्वेटर वगैरह मिलेंगे। तो ये होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, क्लियर। जो ओवर एंड अबव क्या होता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो क्या यहां तक समझ में आ गया? तो हमने कहा टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। क्लियर है गाइस? चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। हाँ जी, बोलो यहां तक क्लियर है? तो अभी हमने सीखा सर कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। यस, वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है हमारा फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while planning for working capital। हमने लिखा फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, यानी अगर आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालना चाहते हो कि भाई हमारी कंपनी में इस साल कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो उस रिक्वायरमेंट को निकालने से पहले वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्लियर है, उसके बाद ही आप अपनी सही रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं। चलिए तो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसमें गाइस पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, पहला फैक्टर कौन सा आता है गाइस? नेचर ऑफ बिजनेस। भाई आप किस तरह का बिजनेस में डील कर रहे हो, क्लियर, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, क्लियर। तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट स्मॉल लेवल पर है या लार्ज लेवल पर है, दैट डिपेंड्स। ठीक है जी। सेकंड आता है मार्केट कंडीशन। मार्केट
कंडीशंस, यानी अभी मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है, कि फ्यूचर में मार्केट ग्रो करेगी या फ्यूचर में मार्केट गिर जाएगी, होगा क्या, मतलब आपकी सेल आगे बढ़ेगी या गिरेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहां स्टॉक रखते हो करंट एसेट्स का। ठीक है जी। थर्ड आता है हमारे पास डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशन कि सर आपके बिजनेस की, आपके प्रोडक्ट की बाजार में क्या डिमांड है, उसके आधार पर आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए ताकि आप इजीली कंफर्टेबली अपनी मार्केट डिमांड को पूरा कर सके। ठीक है जी। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है। एंड देन क्रेडिट पॉलिसी, मतलब आपकी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, आप गुड्स उधार में बेचते हो या कैश में बेचते हो, अगर आप क्रेडिट पर बेचते हो तो वो कितने दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है। और अगर आप कैश में डील करते हो तो क्रेडिट के कंपैरिजन में आपकी सेल कम होगी तो अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है। बोलो जी, बात क्लियर है। तो बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग कैपिटल कि हमें कितना चाहिए, हमें ये सारे फैक्टर कंसीडर्ड करने पड़ते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, मार्केट कंडीशन, डिमांड कंडीशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है गाइस, चलिए। तो जैसे हमने देखा, ये अभी जो हमने डिस्कस किया थ्योरी पोर्शन, इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बोलो जी, बात क्लियर है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक कर लिया। अब देखिए गाइस, इस चैप्टर में हमें बस 2 चीजें स्टडी करनी है। थिंग्स टू स्टडी। ठीक है जी। इस चैप्टर में हमें बस 2 चीजें स्टडी करनी है गाइस। पहला हमें स्टडी करना है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी। पहला पार्ट क्या कवर करना है इसमें, ऑपरेटिंग साइकिल, और दूसरा हमें पार्ट करना है कवर, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। ठीक है जी। तो आउट ऑफ दिस चैप्टर ये 2 टॉपिक है जो हमें कवर अप करने हैं। इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। क्लियर है गाइस। इन 2 टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इन पर हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। क्लियर है गाइस। और जैसे मैंने आपसे बोला, एग्जाम में परमानेंटली एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा वर्किंग कैपिटल का, दैट विल गिव यू आइदर 6 मार्क्स और 8 मार्क्स। चलिए गाइस, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल और हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, इसी को हम एक नाम और देते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है जी। या तो आप इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है भाई, शुरू करें। चलिए लिखेंगे इसके अंदर ऑपरेटिंग साइकिल indicates the operating cycle indicates the length of time।
Operating cycle indicate the length of time between companies paying for material, comma, entering into stock and receiving the cash from sale of finished goods. हमने लिखा ऑपरेटिंग साइकिल इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन कंपनीज पेइंग फॉर मटीरियल, एंटरिंग इनटू स्टॉक and receiving cash from the sale of finished goods. Full stop. It can be determined by adding the number of days required for each stage in the cycle. Clear? गाइज देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ऑपरेटिंग साइकिल इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन कंपनीज पेइंग फॉर मटीरियल, एंटरिंग इनटू स्टॉक एंड रिसीविंग द कैश फ्रॉम द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फुल स्टॉप. इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय एडिंग द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर फॉर ईच स्टेज इन द साइकिल. नोट करिए भाई जल्दी से. हाँ जी लिख लिया. अब इसके नीचे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल द कंपनी होल्ड रॉ मटीरियल ऑन एन average for 60 days, comma, production process need 15 days, finished goods are held for 30 days, comma, 30 days credit are given to debtor and it gets credit from. पहले नोट करिए देन आई विल एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है. हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल द कंपनी होल्ड रॉ मटीरियल ऑन एन एवरेज फॉर 60 डेज. ठीक है जी. प्रोडक्शन प्रोसेस नीड 15 डेज, फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 30 डेज, कॉमा 30 डेज क्रेडिट आर गिवन टू डेटर एंड इट्स गेट्स क्रेडिट फ्रॉम
the supplier for 15 days. Full stop. The total of all these, comma, 120 days. The total of all these is 120 days. अब ये कैसे आया? 60 plus 15 plus 30 plus 30 minus 15 is the total working capital साइकिल. ठीक है भाई, पहले नोट कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन कि होता क्या है. मैंने लिखा द सप्लायर फॉर 15 डेज एंड द टोटल ऑफ ऑल दीज 120 डेज, 60 प्लस 15 प्लस 30 माइनस 15 इज द टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल. ठीक है गाइस, अब देखिए बहुत ध्यान से. सर वर्किंग कैपिटल साइकिल होती क्या है और हम वर्किंग कैपिटल साइकिल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना भाई. वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब है टाइम गैप. क्या है? लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन हैपनिंग ऑफ वन इवेंट एंड द हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट. क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला गाइस, सबसे पहले हमारे पास कैश आया. ठीक है जी, उस कैश से आप खरीदोगे रॉ मटेरियल. ठीक है जी, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा WIP में, WIP कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स कन्वर्ट होगा डेटर्स में, और फिर वापस हमारे पास कैश आएगा. बोलो जी, बात क्लियर है? सर ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम पीरियड को हम सबको जब जोड़ दें तो इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. क्या बोलते हैं इसे? ऑपरेटिंग साइकिल. क्या मतलब है इसका? सुनना. जैसे मान लो हमारे पास सबसे पहले है कैश. ठीक है जी, ध्यान से देखना भाई. सबसे पहले क्या हमारे पास? कैश. इस कैश को हम कन्वर्ट करेंगे रॉ मटेरियल में. बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी. इस रॉ मटेरियल से हम बनाएंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है जी, इस WIP को हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करेंगे डेटर में, और डेटर से वापस क्या हो जाएगा? कैश. बोलो जी, बात क्लियर है? इस साइकिल को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. क्या बोलते हैं गाइस? इस साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल. बोलो जी, बात क्लियर है? जैसे मान लो हमने कहा भाई कैश से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और रॉ मटेरियल हमारे पास 60 दिन रहता है. क्लियर? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट, WIP में कन्वर्ट करने में 15 दिन लगते हैं. बोलो जी, बात क्लियर है? फिर WIP जब तैयार हो जाता है तो वो फिनिश गुड्स के रूप में हमारे पास रहता है 30 दिन. ठीक है जी, फिर हम डेटर्स फिनिश गुड्स को बेच देते हैं तो 30 डेज. हाँ जी, मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? और फिर डेटर से वापस हमारे पास बन जाते हैं टाइम. क्लियर है? देखिए फिर से समझना प्लीज, बहुत ध्यान से समझना. एक बार फिर से सुनिए जो मैंने लिखवाया आपको, प्लीज यहां देखिए. द कंपनी होल्ड रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज फॉर 60 डेज. ठीक है, यानी हमने रॉ मटेरियल आज खरीदा. तो सर अब ऐसा थोड़ी होता है कि आज रॉ मटेरियल खरीदा, सारा का सारा आज ही यूज हो जाएगा. मतलब 60 दिन हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर में रहता है. बोलो जी, बात क्लियर है? तो हमें उतना पैसा चाहिए जो हमारे रॉ मटेरियल को हम स्टोर में रखने में मदद करे. आसान शब्दों में मैं बोलूं तो इसका मतलब ये है सर, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा वो 60 दिन तक स्टोर में रहेगा, तो हमारा जो पैसा है वो 60 दिन के लिए ब्लॉक हो गया. कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर इज यस. फिर उसको हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करा, तो रॉ मटेरियल को 15 दिन लगते हैं WIP, प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसका मतलब होता है सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बनने में. फिर फिनिश गुड्स को हम 30 दिन अपने पास होल्ड करते हैं. भाई ऐसा थोड़ी होता है फिनिश गुड्स बनते बिक गई. सर 30 दिन तक हमारे पास लगते हैं उसे बिकने में पूरी तरह से. क्लियर है? फिर हम 30 दिन का उधार देते हैं किसको? डेटर्स को. आज आपने डेटर को माल बेचा, 30 दिन बाद उससे पेमेंट आएगी. क्लियर है? और जब आपने गुड्स खरीदी, ठीक है जी, तो 15 दिन का आपको सप्लायर उधार दे देता है, यानी क्रेडिटर्स. बोलो जी, बात क्लियर है? तो जैसे मैंने बोला रॉ मटेरियल 60 दिन रहता है हमारे पास, रॉ मटेरियल से WIP 15 दिन.
ठीक है जी। उसके बाद फिनिश गुड्स 30 दिन और फिर डेटर में हमारे पास टोटल 30 दिन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो गाइस रॉ मटेरियल हमारे पास कितने दिन रहा, 60 दिन रॉ मटेरियल में। फिर WIP में हमारे कितने दिन लगे, 15 दिन, ठीक है। फिनिश गुड्स हमने कितने दिन रखी अपने पास, 30 दिन। डेटर्स से पैसा मिलने में कितने दिन आए, 30 दिन। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो गाइस ये हो जाता है 30 और 120 ध्यान से देखना, 135 डेज। इसका मतलब ये निकला गाइस जो हमारा पैसा है वो 135 दिन तक ब्लॉक रहेगा। लेकिन हमें कुछ बाजार से उधार मिल जाता है तो इसमें से माइनस कर दो क्या, क्रेडिटर्स, 15 दिन। क्लियर? तो कितने दिन आ गए टोटल, 120 दिन, ठीक है जी। ये जो 120 दिन आए हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं इसे, ऑपरेटिंग साइकिल। यानी जो आज हम वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाएंगे वो 120 दिन बाद हमें वापस मिलेगा। बोलो बात क्लियर है? सो दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इज अ लेंथ ऑफ टाइम। क्लियर है कि एक इवेंट को पूरा होने में कितने दिन लगते हैं, उन सारे डेज को जोड़ देते हैं और उसमें से जो क्रेडिटर्स हमें टाइम अलाउ करते हैं उसको लेस कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। यहां तक को हम बोलते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और जब आप इसमें से ये माइनस कर देते हो क्रेडिटर्स, तो जो फाइनल आंसर आता है दैट इज नोन एज नेट ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ जी, क्या यहां तक कौन से समझ में आ गया? सो दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या है। एंड दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर मैन्युफैक्चरर कि भाई सबसे पहले कैश से हम रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल WIP में कन्वर्ट होगा, WIP से फिनिश गुड, फिनिश गुड से डेटर होंगे और फिर डेटर से वापिस हमें क्या होगा, कैश रियलाइज्ड हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो जब आप इन सारी करंट एसेट को जोड़ दो तो ये आता है क्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, उसमें से क्रेडिटर्स माइनस कर दीजिए तो वी आर लेफ्ट विद नेट ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ जी, यहां तक बोलिए क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात? कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक नोट कर लिया? ठीक है, तो अब कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी को अगर मैं आसान शब्दों में लिखूं तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना भाई प्लीज, ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू RMCP प्लस WIPCP प्लस FGCP प्लस DCP माइनस CPP। क्लियर? दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू RMCP, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, प्लस WIPCP, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, प्लस FGCP, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड, DCP, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, माइनस CPP, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। जब आप इन सब को सम कर दोगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ऑपरेटिंग साइकिल। और ऑपरेटिंग साइकिल ये बताती है कि आज हमने जो पैसा लगाया वर्किंग कैपिटल में उसकी रिकवरी कितने दिन बाद होगी। बोलो जी, बात क्लियर है? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। अब सर हमने लिखा कि रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, हमने एग्जांपल में लिया 30 दिन। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा 30 दिन? हम अपने पास मटेरियल कितने दिन रखते हैं, ये कैसे कैलकुलेशन होगी? तो अब हमें यही सीखना है गाइस कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत वाली बात? तो फिर से सुन लो, ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू RMCP, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, प्लस WIPCP, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, प्लस FGCP, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड,
प्लस DCP डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस CPP क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, द रिजल्टेंट फिगर इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो आप इसे लिख सकते हो नेट ऑपरेटिंग साइकिल। चलिए यहां तक समझ में आ गई बात। अब जो हम सीखेंगे जिसपे न्यूमेरिकल आएगा वो ये कि हम ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आप हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें पहला रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड RMCP, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड RMCP। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हम अपने पास जो रॉ मटेरियल है वो कितने दिन का स्टॉक रखते हैं। क्लियर है? मतलब कितने दिन तक रॉ मटेरियल हमारे पास रहता है, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। इसको मैं बड़े आसान शब्दों में बोलूं, सर हमारे घर में रोटी बनती है, हाँ सर रोज बनती है, हर एक के घर में बनती है। तो आपके पापा जो आटा लेकर आते हैं, क्लियर है, क्या वो डेली लाते हैं कि 5 रोटी रोज बननी है तो इतना ही आटा लाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हम 5 kg आटा ले आते हैं, क्लियर, और हमें पता है ये 1 महीने चलेगा। कितने दिन चलेगा? 1 महीने। तो अगर मैं इसको रॉ मटेरियल की बात करूं कन्वर्जन की, तो मैं बोलता हूं जो आटा है, जो रॉ मटेरियल है, हम अपने पास 30 दिन का स्टॉक रखते हैं 1 महीने का। बोलो जी, बात क्लियर है? तो हम अपने पास रॉ मटेरियल कितने दिन का स्टॉक रखें, इसी को हम बोलते हैं RMCP। अब ये जो मैंने आपसे बोला 30 दिन, सर ये 30 दिन कैसे निकाले जाते हैं? इज दैट क्लियर? उसके लिए हमारे पास बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, जस्ट आपको बस याद करने हैं। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए, तो अब आप रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिखिए, इज इक्वल टू, तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक divided by raw material consumed in a year into 365 days। ठीक है जी, ध्यान रखना, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड जो आंसर देगा वो डेज में देगा। किस में देगा? डेज में। तो हमने क्या लिखा? रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड RMCP इज इक्वल टू एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। आप ऑन एन एवरेज कितना रॉ मटेरियल अपने पास रखते हो, डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ ईयर, पूरे साल में आपको कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, और इनटू 365 डेज। तो ये आंसर क्या देगा? डेज, कि हम अपने पास रॉ मटेरियल कितने दिन रखते हैं, यानी हमारा रॉ मटेरियल कितने दिन तक चलता है। आई होप यहां तक क्लियर है। सो दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? आइए नोट कर लिया फॉर्मूला। आइए सेकंड आएगा गाइस, WIP कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू, WIP कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय annual cost of production into 365 days। ठीक है भाई, WIP को हम हमेशा वैल्यू करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। ठीक है जी, तो WIP कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365 डेज। चलिए थर्ड पर आइए, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। ठीक है जी,
FGCP और ये है WIPCP, ठीक है भाई, इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ finished goods divided by annual cost of sale into 365 days। ठीक है भाई, तो फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड कैसे निकालेंगे गाइस हम? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल इनटू व्हाट 365 डेज। आइए फोर्थ आता है हमारे पास गाइस डेटर्स कलेक्शन पीरियड, DCP, डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल्स, आपको पता है डेटर्स को रिसीवेबल भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट सेल इनटू 365 डेज। ठीक है गाइस, भाई क्योंकि डेटर किस पर बनते हैं? क्रेडिट सेल पर बनते हैं। तो गाइस ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बस बिल्कुल आसान है, आपको याद रखना है। डेटर कलेक्शन पीरियड यानी DCP इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट सेल इनटू 365। तो ये हमें क्या देगा? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। चलिए आगे बढ़िए। फिफ्थ आता है गाइस creditors payment period is equal to average account payable divided by एनुअल क्रेडिट परचेज। भाई क्रेडिटर तो क्रेडिट परचेज पर बनते हैं ना, इनटू 365 डेज। तो क्या फॉर्मूला बना? एवरेज अकाउंट पेबल का मतलब एवरेज क्रेडिटर होल डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट परचेज इनटू 365। तो ये हमें देगा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। तो आप शुरू के 4 को जोड़िए, उसमें से क्रेडिटर पेमेंट पीरियड माइनस कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनिए, इसी पर बेस वो आपसे एक चीज और पूछेगा, सर ऑपरेटिंग साइकिल के आधार पर आप हमें वर्किंग कैपिटल निकाल कर दिखा दो। क्या निकाल दो? वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 120 दिन आ गई, तो इन 120 दिन में हमें कितना पैसा चाहिए? भाई वर्किंग कैपिटल तो कैश होता है ना, पैसा होता है ना, तो वो निकाल के दिखा दो। तो सर ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पर हम वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लीजिए, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन 365 days into ऑपरेटिंग साइकिल डेज। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला लिखिए, जब हम सम सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर है? सो दीज आर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो गाइस एग्जाम में सम आएगा जिसमें वो आपसे पूछेगा कि बस आप ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करके दिखा दो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने कहा WIP कन्वर्जन पीरियड
ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, और थोड़ा पीछे चलें तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। अब ये सब कैसे कैलकुलेट होता है ये आपके सामने है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? तो गाइस दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम लेंथ है जो ये बताती है कि अगर हमने आज वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया तो वो पूरा हमारे पास कितने दिन बाद रिकवर होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ली, अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 120 डेज है, दैट मींस मैं आज जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करूंगा उसकी रिकवरी 120 दिन बाद होगी। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए वो उतना पैसा जो 120 दिन तक चल सके। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? तो हमारा पहला टॉपिक पूरा हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल। आप देख सकते हैं गाइस। हाँ जी गाइस, हो गया। चलिए अब इस पर बेस्ड हम सम देखेंगे कि किस तरह से सम हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए देखेंगे मेरे साथ साथ। ओके गाइस, आप देखेंगे मेरे साथ साथ बुक में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, आपका जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, जो ये रहा। देखेंगे बहुत ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है जी आप तो एक ऑपरेटिंग साइकिल निकाल कर दिखाइए और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बताइए साल में कितनी बार होंगी। डेटा देखिए भाई, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपए, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री 5 लाख, एवरेज WIP 30,000, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 8 लाख, एवरेज फिनिश गुड्स हेल्ड 40,000, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर 45 डेज। गाइस ये ऑलरेडी डेज में गिवन है, ठीक है। एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल 30 डेज, ये भी गिवन है। तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, और वो कह रहा है जी आपको साल में कितने दिन लेने हैं, 30 दिन लेने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर बेस्ड हमें क्या निकालना है भाई, ऑपरेटिंग साइकिल। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम किस तरह से करेंगे गाइज, हम सबसे पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, फिर निकालेंगे WIP, फिनिश गुड, डेटर, सबको जोड़ देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्लियर? तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। आइए शुरू करते हैं। देख ले आप लोगों ने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बुक में। ठीक है जी, आइए लेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम निकालेंगे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वैल्यू लिखिए। फॉर्मूला में बोल रहा हूं, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इनटू 365। बट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 360 दिन लेने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आइए ऊपर देखिए क्वेश्चन में, सर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है, ये रहा 50,000, और रॉ मटेरियल कंज्यूम ये रहा 60,000। तो 50 अपॉन 6 लाख, बोलो क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए आ जाइए। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू, देखेंगे ध्यान से, इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 6 lakhs इनटू 360 दिन लेने। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 50,000 डिवाइडेड बाय 6 lakhs इंटू 360, तो गाइस ये आ जाएगा 30 डेज। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कितना आ गया भाई, 30 डेज। आइए सेकंड हम लेंगे WIP कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला था एवरेज स्टॉक ऑफ WIP।
क्वेश्चन में देखिए भाई, एवरेज स्टॉक 30,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह लिख दिया कि जो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है ना, उसमें टोटल 5 लाख रुपए की कॉस्ट आई है। वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री में कितनी कॉस्ट आई है? 5 लाख। तो गाइस ये जो 5 लाख गिवन है, ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात। और एवरेज स्टॉक कितना है हमारे पास? 30,000। तो 30,000 अपॉन 5 लाख। आई होप क्लियर। चलिए वापिस आ जाइए। तो 30,000 अपॉन 5 लाख इंटू 360, सो दैट वुड बी 22 डेज। हाँ जी बोलो, क्लियर है। चलिए थर्ड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। फॉर्मूला क्या था जी? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ जी, कितना गिवन है एवरेज स्टॉक? क्वेश्चन में देखिए 40,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। तो अगर आप क्वेश्चन में देखिए, उसने लिखा है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की जो टोटल कॉस्ट आई है वो 8 लाख रुपए की है। चेक कर सकते हैं भाई, फिर से देख लीजिए, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टोटल कितने की है? 8 लाख रुपए की। तो ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर। चलिए वापिस आ जाइए। 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 360, दैट इक्वल टू गाइज 18 डेज। ठीक है। फोर्थ हम इसमें लेंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड। और अगर आप क्वेश्चन में देखिए सर ये गिवन है, तो जो गिवन है उसे निकालने की जरूरत नहीं है, 45 डेज। बोलो जी, बात क्लियर है। ठीक है, अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। तो ऊपर से देखिए 30, 22, 18, 45, इन सब का टोटल कर दीजिए। तो आप देखेंगे ध्यान से, 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45, ये आ गए 115 दिन। ठीक है गाइस, कितना आ गया भाई? 115 दिन। इसको हम नाम देंगे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी। अब इस ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से, ठीक है गाइस, आप लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। और आप क्वेश्चन में देखिए गाइस गिवन है 30 डेज, ये आप लेस कर दीजिए। तो 115 में से माइनस कर दीजिए 30, कितना आ गया भाई? 85 डेज। 85 डेज। और इसको हम नाम देंगे गाइस नेट ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल हमारे पास आ गया 85 डेज, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं आज वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाऊं तो 85 दिन बाद मुझे उसकी रिकवरी होगी। दूसरे शब्दों में, मुझे इतना पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल का जो 85 डेज तक चल सके। हाँ जी, क्लियर। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, नोट कर लिया भाई? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने कैसे सॉल्व करा। सबसे पहले हमने निकाला रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, फिर WIP कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, सबको जोड़ा तो आ गया हमारे पास ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। फिर उसमें से हमने माइनस कर दिया क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 30 डेज। तो आ गया नेट ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल टू व्हाट? 45 डेज। आज यहां तक क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। आइए सेकंड पार्ट पे आते हैं।
नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। इसका क्या मतलब होता है? इसका बड़ा आसान फॉर्मूला होता है गाइस, इज इक्वल टू एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? 360 या ऑब्लिक 365 डेज डिवाइड कर दो किससे? नेट ऑपरेटिंग साइकिल से। ठीक है भाई, क्लियर है? इसका मतलब क्या है? मैं आज पैसा दूं, 85 दिन बाद मेरे पास आएगा, तो ऐसी ऑपरेटिंग साइकिल साल में कितनी हो सकती है? अरे भैया, साल में 365 दिन होते हैं ना, ठीक है, एक साइकिल 85 दिन में पूरी होती है, तो कितनी साइकिल होंगी 365 दिन में? बस इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। और उसको निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला होता है 365 दिन या 360 दिन से एक साल में डिवाइड कर दीजिए नेट ऑपरेटिंग साइकिल से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, जैसे क्योंकि उसने बोला है 360 दिन लेने, तो 360 डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है हमारे पास? 85 डेज। ठीक है जी, तो 360 डिवाइडेड बाय 85 4.24 साइकिल इन अ ईयर। 4.24 साइकिल इन अ ईयर। हाँ जी, क्लियर है? एक साल में हमारी टोटल 4 ऐसी साइकिल हो सकती है वर्किंग कैपिटल की। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? तो गाइस, आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पे कितना इजी सम आता है। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात? अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो आपकी एक अच्छी कमांड हो जाएगी ऑपरेटिंग साइकिल पर। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए प्लीज।